हेलो स्टूडेंट, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है फिशी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व का जो वीडियो था उस वीडियो के अंतर्गत हमने बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक पढ़ा था हमने इनके एयर बबल, एयर ब्लेडर है, साथ ही उसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, इनको क्या किया था, कंप्लीट किया था। अब इलेक्ट्रिक ऑर्गन और एयर ब्लेडर के बाद में आपके पीसी कल्चर को हिंदी में बोला जाता है मत्स्य पालन के नाम से इसको जाना जाता है। अब पीसी कल्चर के अंतर्गत और भी इसको अन्य नाम है, उन नामों के द्वारा इसको मतलब अपन पहचान सकते हैं। यानी कि अगर पीसी कल्चर नहीं आया तो ये फिश कल्चर के नाम से भी आ सकता है, और फिश कल्चर नहीं तो इसको क्या नाम से फार्मिंग कल्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है। या क्योंकि ये क्या है, एक कृषि होती है, फार्मिंग कल्चर है, इसके नाम से इसको जाना जाता है। फिश कल्चर है, इसके नाम से इसको जाना जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके फिश कल्चर या जो पीसी कल्चर होता है, इसका मतलब क्या है या इसके अंतर्गत क्या किया जाता है। तो देखो, एक तो अपन को कौन से तरीके से कृत्रिम तरीके से मछलियों से मत्स्य पालन करते हैं, तो इससे मछलियों से लाभदायक उत्पाद प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, मत्स्य पालन कहलाता है। कृत्रिम तरीके से मछलियों से लाभदायक उत्पाद प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन कहलाता है। अब मत्स्य पालन के हम क्या पढ़ते हैं, लाभ को जैसे ही पढ़ते हैं तो इससे क्या क्या लाभ है। एक तो मत्स्य पालन से सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, मछलियों से हमें क्या होता है, भोजन प्राप्त होता है, यानी कि इनको खाद्यान्न के रूप में उपयोग किया जाता है। इनसे मछलियों के द्वारा मांस प्राप्त होता है। साथ ही मछलियों के द्वारा क्या होता है, ऑयल प्राप्त होता है, और ये जो ऑयल होता है विभिन्न प्रकार की बीमारियों में उपयोग किया जाता है। मछलियों के द्वारा पाउडर बनाया जाता है, और उस पाउडर का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। नेक्स्ट होता है, मछलियों के द्वारा क्या होता है, विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाई जाती है। दवाइयां हैं वो बनाई जाती है जो कि मेडिसिन के रूप में मछलियों का उपयोग किया जाता है। अन्य अगर हम मत्स्य पालन या मछलियों के अगर लाभ देखें तो इनकी जो बोन होती है वो बोन है, कार्टिलेज है, यानी कि हड्डी और उपास्थियों के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन के साधन पर दवाइयों में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। औषधि निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इनको कई देशों के अंतर्गत खाद्यान्न के रूप में यूज किया जाता है, वहाँ मतलब रोज खाया जाता है। केला का वगैरह के अंतर्गत इनका अचार भी बनाया जाता है, मछलियों वगैरह। तो इस प्रकार से ये एक प्रोटीन की दृष्टि से भी भरपूर स्रोत होता है मत्स्य यानी कि मछलियाँ, और साथ ही इनसे खाद्यान्न की जो आपूर्ति है वो प्राप्त होती है। अगर मान लीजिए एक अनाज ही खाया, अगर मान लीजिए कुछ लोगों पर अनाज ऐसी जगह होती जहाँ पर अनाज है जो पैदा नहीं होता, और पैदा नहीं होने की स्थिति में क्या करते थे, वहाँ के लोगों ने भोजन के रूप में मछली और चावल दो को उपयोग करते हैं। मछली को करते हैं और किसको करते हैं, चावल को उपयोग करते हैं। तो वहाँ हमें जैसे गेहूँ वगैरह है वो खाते नहीं, कब खाते हैं, वहाँ पर पैदावार नहीं होती। तो इस प्रकार से ये एक प्राकृतिक जो है या प्रकृति का जो एक नियम है या प्रकृति का जो एक करते हैं ना भरण पोषण, कहने का मतलब एक बैलेंसिंग का कार्य टाइम ये रखने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इनके अंतर्गत जो
मत्स्य पालन है जो खाद्यान्न की पूर्ति है उसको क्या करते हैं भाई, कंप्लीट करने का कार्य करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मत्स्य पालन में उपयोग किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट। तो पिसिकल्चर अपन जिसे कहेंगे, पिसिकल्चर में उपयोग करते हैं उपयोग आने वाले इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन पिसिकल्चर में यूज आने वाले इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले इसमें कुछ विभिन्न प्रकार के कांटे आते हैं, विभिन्न प्रकार के कांटे। उन कांटों की देखो आकृति क्या होती है, एक कांटा इस प्रकार से होती है, गिटार होता है यहाँ पर इस प्रकार से नुकीला होता है, एक कांटा इस प्रकार का होता है। एक इन कांटों के अंतर्गत ये इस प्रकार से, इसके अंतर्गत कई यहाँ होते हैं, ये तो ये एक जो कांटा होता है ये इस शेप में होता है, इसके अंतर्गत यहाँ पाया जाता है यहाँ। और एक जो कांटा होता है वो इस प्रकार से होता है, उसके यहाँ पाए जाएंगे, 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 यहाँ। बीन कारों का उपयोग यानी कि इसके अंतर्गत है जो इसको रस्सी को बांध दिया जाता है और फिर इसको क्या है, इसमें जो मछलियों का वेस्ट भोजन होता है जैसे केंचुआ वगैरह उनको अधिक खाती है, तो जो केंचुआ होता है उस केंचुए को इस कांटे की नोक पर क्या है पिरो दिया जाता है, तो फंसा दिया जाता है, फिर इसको पानी में डाला जाता है और पानी में जैसे ही डाला जाता है तो मछलियाँ होती है, जो फिश होती है वो फिश क्या करती है, इनको खाने के लिए आती है। और जैसे ही मछलियाँ इसको खाने के लिए आती है तो इसका जो मुंह वगैरह होता है इसमें क्या है कि ये कांटे लग जाते हैं और तुरंत बाहर खींच लिया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के कांटे होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो नेट होते हैं यानी कि जाल उनका उपयोग किया जाता है। जैसे ये सामान्य जाल होता है, ये क्या है सामान्य जाल है इस प्रकार, इसका उपयोग भी हम क्या कर सकते हैं, मछलियों को पकड़ने में करते हैं। इस प्रकार के नेट का एक नेट होता है वो इस प्रकार का होता है, जिसको मतलब टीला नेट के रूप में जाना जाता है, ये टीला नेट होता है, इसके द्वारा मछलियों को क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है। और एक होती है इसके अंतर्गत बोट, जिसे अपन नाव के रूप में जानते हैं, नाव, वो नाव इस प्रकार से होती है, तो इसके द्वारा भी क्या किया जाता है, मछलियों को पकड़ा जाता है। तो अपना फर्स्ट तो क्या हो गया, इसके अंतर्गत परिभाषा हो गई, ये मतलब किसी कल्चर को याद करने के पॉइंटों के हिसाब से होता है। दूसरा इसके अंतर्गत हमने लाभ ले लिया, तीसरा हमने विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट ले लिए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा किसी कल्चर के अंतर्गत, वो आएगा किसी कल्चर को प्रभावित करने वाले कारण। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि कितने तरीके से मछलियों से लाभदायक उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं, क्या कहलाता है, मत्स्य पालन कहलाता है। इसके लाभ भोजन, ऑयल, दवाइयाँ, बोन्स, पाउडर, ये इनसे क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और साथ ही इनको प्राप्त होने के साथ साथ अब इसमें आते हैं क्या नाम से विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट। और इन इंस्ट्रूमेंटों की हम जैसे ही बात करते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंटों के अंतर्गत कौन कौन से विभिन्न प्रकार के कांटे हैं, और कांटों के साथ साथ क्या है इसमें नेट वगैरह भी है। और फिश कल्चर को प्रभावित करने वाले कारक नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी तीसरे यानी चौथे नंबर की। चौथे नंबर की हेडिंग क्या है हमारे पास, फिश कल्चर को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम प्रभावित कारकों की बात कर लें, क्योंकि जब खेती करते हो तो खेती करने के साथ साथ आपको उसके नुकसान, उनको जो हानि पहुंचाने वाले जो भी प्राणी वगैरह है या किस प्रकार से मतलब अच्छी उत्पादकता प्राप्त हो सकती है, उन सबका आपको क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है। तो यहाँ फिश कल्चर को प्रभावित करने
वाले कारक। जो फिश कल्चर है उस फिश कल्चर को प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, इसमें है तापमान। तापमान टेम्परेचर होता है वो इसको क्या करता है, प्रभावित करता है तापमान को। और तापमान यानी कि टेम्परेचर है वो क्या करता है, फिश कल्चर यानी कि मत्स्य पालन को प्रभावित करता है। देखिए जो मछलियां होती है एक सामान्य जो तापमान होता है उस सामान्य तापमान पर ही वो क्या करती है, वृद्धि करती है, जनन करती है और वृद्धि करेगी, जनन करेगी और पोषण करती है और संख्या में भी क्या करती है, बढ़ोतरी करती है। संख्या में क्या करेगी, बढ़ोतरी करेगी। तो एक सामान्य तापमान यानी कि एक मछलियों के लिए जो सामान्य तापमान होता है, जैसे आपने कभी सुना होगा कि जैसे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाता है तो झील वगैरह होती है वो क्या हो जाती है, बर्फ के रूप में जमने लग जाती है। और जैसे वो जमती है तो वहां की जो या उस झील के अंतर्गत उपस्थित जो मछलियां होती है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो डेथ हो जाने पर इनका यही तात्पर्य है कि ये यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड और अगर तापमान जैसे गर्मियों का अधिक होता है तो वहां पर गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर अधिक होता है यानी 40-50 जैसे टेम्परेचर होता है तो वहां पर भी पानी अत्यधिक गर्म हो जाता है और गर्म होने के साथ साथ मछलियों की मौत हो जाती है। पर जैसे आई धरातल पर मौत हो जाएगी तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक सामान्य तापमान होता है, उस सामान्य तापमान पर ही मछलियां होती है वो क्या रहती है, जिंदी रहती है। कम तापमान पर भी उनकी मौत हो जाती है और अधिक तापमान पर भी उनकी मौत हो जाती है। दूसरा आता है O2 की मात्रा। तो O2 की भी क्या होनी चाहिए, पर्याप्त ऑक्सीजन होनी चाहिए। पर्याप्त O2 की उपस्थिति अनिवार्य है, उपस्थिति अनिवार्य है। यानी कि जो पर्याप्त ऑक्सीजन है उस पर्याप्त ऑक्सीजन की भी क्या है, उपस्थिति होना क्या है, आवश्यक है। और आवश्यक होने के साथ साथ इसमें मतलब अगर मान लीजिए कोई भी तालाब वगैरह है और इस तालाब के अंतर्गत जैसे मछलियों की इस तालाब में इस मछलियों के अंदर तालाब के अंतर्गत 5000 स्पीशीज की संख्या है। अब ऐसी स्थिति में अगर आपने समय पर अगर ऑक्सीजन को चेक नहीं किया तो चेक नहीं करने के साथ साथ इसमें क्या है कि जो मछलियां हैं उनकी संख्या अधिक होने से वो मछलियां तालाब में से ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और CO2 को निष्कासित करती है। तो इसमें क्या होता है, CO2 का जो लेवल है वो तो बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का कम होता है। ऐसी स्थिति में मछलियों के मरने का खतरा हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना होगा। अगला हम जैसे ही बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आता है पोषण, न्यूट्रिशन। तो पोषण की हम जैसे ही बात करते हैं तो इनके मछलियों के लिए भी पोषण का विशेष ध्यान रखा जाता है, विशेष ध्यान रखा जाता है। यानी कि समय समय पर उनके खाद्यान्न की व्यवस्था की जाती है। अब हमारा चौथा पॉइंट इसके अंतर्गत आता है पीएच। मान लीजिए कोई जो जल है उसकी पीएच मान लीजिए कम है या किसी की अधिक है तो ये जो मछलियां होती है कम पीएच के अंतर्गत सर्वाइव नहीं कर सकती, यानी कि जिंदा नहीं रह सकती। अगर पानी के अंतर्गत अम्ल की मात्रा अधिक है तो ऐसी स्थिति में हम उस पानी के अंतर्गत चूना मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, वो क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये 3-4 पॉइंट है, वैसे इसमें तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं और एक निश्चित ये 5 नंबर में या 10 नंबर में आता है तो उसके अंतर्गत अपन को कंप्लीट करना होता है। इनमें 2-2, 3-3 लाइन भी अपन लिख सकते हैं कि भाई जो मछलियां है वो सामान्य तापमान पर अपना जीवन निर्भर करती है, सर्वाइव करती है। कम तापमान पर भी वो जिंदा नहीं रह सकती और अधिक तापमान पर भी वो जिंदा नहीं रह सकती। तो इस प्रकार से ये क्या है, फिश कल्चर को प्रभावित करने वाले कारक। तो
तो ये फिश कल्चर का कौन सा पॉइंट था, चौथा पॉइंट था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका फिश कल्चर का, इसको प्रभावित करने के साथ साथ ही अब आएगा मेथड ऑफ फिश कल्चर, यानी कि जो मत्स्य पालन है उस मत्स्य पालन को करने की या मत्स्य पालन किस तरीके से किया जाता है उसका तरीका है। तो अपने पास बात कर लेते हैं पांचवें पॉइंट की, मेथड्स ऑफ फिश कल्चर। मत्स्य पालन करने के लिए जो विधि होती है उसको फिश कल्चर के नाम से जाना जाता है। और इस दौरान अपन क्या करेंगे, मत्स्य पालन में अलग अलग मत्स्य पालन में अलग अलग तालाबों का उपयोग करते हैं, अलग अलग तालाबों का उपयोग करते हैं। अलग अलग जो तालाब होते हैं उनका क्या करेंगे, हम उपयोग करेंगे। और उपयोग करने के लिए सबसे पहले जो तालाब आता है इसका आता है ब्रीडिंग पॉन्ड, यानी कि जनक तालाब है जिसके अंतर्गत आता है ब्रीडिंग पॉन्ड। ये फिश कल्चर के लिए सर्वप्रथम आवश्यक तालाब है, सबसे पहले उपयोग करने वाला आवश्यक तालाब है। साथ ही इसमें क्या करते हैं, इसमें मछलियों का प्रजनन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, प्रजनन करवाते हैं। और अच्छी गुणवत्ता की मछलियों का चयन किया जाता है। क्या ध्यान रखना है इसमें सर्वप्रथम आवश्यक तालाब है। इस तालाब के अंदर जो मछलियों का प्रजनन होता है और अच्छी गुणवत्ता की जो मछलियां होती है उनका क्या किया जाता है भाई, चयन किया जाता है। और इसमें मेल एंड फीमेल को ब्रीडिंग के लिए डाला जाता है। इसके अंतर्गत जो आपके मेल है एंड फीमेल है उनको किसके लिए डाला जाता है, ब्रीडिंग के लिए डाला जाता है, यानी कि प्रजनन के लिए डाला जाता है। अब इसमें प्रजनन से पूर्व हम इसमें जो मछलियां होती है उनके अंतर्गत कुछ और तालाब होते हैं। उन तालाबों का भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना होता है कि कौन कौन से तालाबों का चयन किया जाता है। यानी कि अपन इसी के अंतर्गत नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं, प्रजनन से पूर्व निम्न 3 प्रकार के जो तालाब है उन तालाब का हम क्या कर सकते हैं, 3 प्रकार के तालाबों का उपयोग कर सकते हैं। 3 प्रकार के जो तालाब है उनका हम उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले जो तालाब आता है वो आता है ड्राई पॉन्ड, सूखा तालाब के नाम से इसको जाना जाता है, ड्राई पॉन्ड। इस पॉन्ड के अंतर्गत क्या होता है, इसे वर्षा ऋतु के अंतर्गत, जो वर्षा ऋतु होती है उस वर्षा ऋतु के अंतर्गत ही इसमें क्या पाया जाता है, जल उपस्थित होता है। साथ ही इसके अंतर्गत 3 दीवारें होती है और जो भी किसी होती है वो मिट्टी की बनी होती है। और पानी के निष्कासन की, उस पानी के निष्कासन की उचित व्यवस्था नहीं होती है, यानी कि ये इस प्रकार से बनाया जाता है कि एक दीवार के लिए एक ये हो गई। अब इसमें वर्षा ऋतु की वजह से क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। ये दीवारें भी इसकी बनी हुई होती है, मिट्टी की बनी हुई होती है। साथ ही इसमें जो पानी के निष्कासन है उसकी क्या होती है, उचित व्यवस्था नहीं होती। फिर उसके बाद में दूसरा जो पॉन्ड आता है उस पॉन्ड का नाम है वेट पॉन्ड। ये पॉन्ड के अंतर्गत केवल पर कितना सा है, अधिकतर ये भी क्या है, वेट पॉन्ड वर्षा ऋतु के अंतर्गत ही इसमें भी जल उपस्थित रहता है। इसके अंतर्गत 4 दीवारें होती है, वो भी मिट्टी की बनी हुई होती है। पानी के निष्कासन की उचित व्यवस्था नहीं होती है, यानी
4 दीवारें होती है और 4 दीवारों के साथ साथ पानी के जो उचित निष्कासन की जो व्यवस्था है वो इसके अंतर्गत नहीं होती है। तो नेक्स्ट इसके अंतर्गत लाभ जो तीसरा है वो है मॉडर्न पॉन्ड। आधुनिक जो पॉन्ड होता है पॉन्ड, इस पॉन्ड के अंतर्गत आप क्या करेंगे, वर्षा ऋतु में इसके के अंतर्गत हमेशा जल रहता है, यानी कि हमेशा जल रहेगा। इसकी 4 दीवारें होती है और वो भी किसकी बनी होती है, सीमेंट और पत्थर की बनी हुई होती है। और साथ ही इसके पानी के जो निष्कासन है उसकी क्या होती है, उचित व्यवस्था होती है। पानी के निष्कासन की उचित व्यवस्था होती है और इसी के पानी के निष्कासन की उचित व्यवस्था रहती है। पानी हमेशा रहता है। इसकी 4 दीवारें होती है जो किसकी बनी हुई होती है, सीमेंट एंड पत्थर की बनी हुई होती है। तो इस प्रकार से ये ब्रीडिंग पॉन्ड के अंतर्गत ये इतने जो पॉइंट है अपन को लिखने होते हैं। फिर उसके बाद में जो इनका तरीका होता है जनन का, वो एक नेचुरल एवं आर्टिफिशियल, एक तो प्राकृतिक तरीके से, मतलब जो जनन है वो 2 प्रकार से कर सकते हो। तो इसके नीचे नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हो आप इसे, जनन 2 प्रकार से होता है। पहला इसके अंतर्गत जो जनन होगा वो कैसा होगा, प्राकृतिक नेचुरल, प्राकृतिक ब्रीडिंग, प्राकृतिक प्रजनन। और एक होता है कृत्रिम प्रजनन, जिसे दूसरे नंबर से अपन जानेंगे, कृत्रिम प्रजनन। अब इनमें क्या होता है, प्राकृतिक के अंतर्गत नेचुरल रूप से जो मतलब मेल और फीमेल है उसको ब्रीडिंग पॉन्ड के अंतर्गत छोड़ दिया जाता है और वो जैसे ही स्पर्म वो जल के अंतर्गत रिलीज करती रहती है। तो ये तो क्या हो जाता है, प्राकृतिक प्रकार से प्रजनन हो जाता है। और कृत्रिम के अंतर्गत क्या होता है, वांछित लक्षणों वाले मेल और फीमेल के स्पर्म और ओव्यूल का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। और चयन करने के साथ साथ ही उनको जो पॉन्ड होता है, जो तालाब होता है, उस तालाब के अंदर क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। और रिलीज करने के साथ साथ ये ध्यान रखा जाता है कि ये कब मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, या नहीं मिलने का कारण क्या है और कैसे इनको मिलाया जा सकता है, इन सब का इसमें ध्यान रख के प्रजनन करवाया जाता है। इसमें प्रजनन की निश्चित सफलता होती है, 100% पूर्ण प्रजनन होता है। लेकिन जो कृत्रिम है उसमें प्रजनन की कोई सफलता भी नहीं होती अधिकतर, और कोई प्रजनन होगी या नहीं भी हो उसमें स्पर्म और ओव्यूल बेकार जा सकते हैं, इसमें स्पर्म और ओव्यूल बेकार नहीं जा सकते। अब अपन ने क्या कर लिया, इनका भाई प्रजनन कर लिया। अब प्रजनन के बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, यानी कि ब्रीडिंग पॉन्ड के बाद में अब इसमें जो अगला पॉन्ड आएगा उस पॉन्ड का नाम है हैचिंग पॉन्ड। हैचिंग पॉन्ड अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत क्या होता है, स्पुटन होगा। नेक्स्ट जो पॉन्ड की हम जैसे ही बात करेंगे, हैचिंग पॉन्ड, उस हैचिंग पॉन्ड के अंतर्गत इसमें क्या होता है, स्पुटन होता है। तो ब्रीडिंग पॉन्ड की बात मैं यहां से ले सकता हूं, इधर दूसरा नंबर का हैचिंग पॉन्ड्स। अब इसके अंतर्गत जो स्पर्म और ओव्यूल दोनों मिलकर क्या बनते हैं, वो जो जाइगोट बना हुआ है उस जाइगोट का क्या होता है भाई, स्पुटन होता है। अब स्पुटन को ही क्या कहा जाता है, हैचिंग पॉन्ड। यानी कि अब इसको ब्रीडिंग पॉन्ड से निकालकर एक पॉन्ड होता है, उस पॉन्ड का नाम हैचिंग पॉन्ड या स्पुटन पॉन्ड तालाब के नाम से जाना जाता है। उसके अंतर्गत इनको स्थानांतरित कर दिया जाता है और स्थानांतरित करने के बाद में जो निषेचित अंडे होते हैं, निषेचित जो अंडे होते हैं, अंडों में स्फुटन की प्रक्रिया होती है और उस स्फुटन की प्रक्रिया को हैचिंग या स्फुटन के नाम से जाना जाता है। और इसके फलस्वरूप जो शिशु उत्पन्न होते हैं उससे हैचिंग लिंक्स बोलते हैं। निषेचित अंडों में स्फुटन होता है और स्फुटन के
फलस्वरूप जो शिशु उत्पन्न होते हैं, क्या होंगे भाई, शिशु उत्पन्न होंगे, और इन शिशुओं को हैचिंग लिंक्स के नाम से जाना जाता है। हैचिंग लिंक्स होंगे, इनके नाम से इनको जाना जाता है, लेकिन छोटे रूप में इनको अंतर्गत है जाना जाता है। फिर इसके बाद में आता है इसमें नर्सिंग पॉन्ड। अब इस नर्सिंग पॉन्ड के अंतर्गत जो हैचिंग लिंक्स है इनको क्या किया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, और स्थानांतरित करने के साथ साथ इनके क्या किया जाता है, पोषण का ध्यान रखा जाता है, और पोषण का ध्यान रखने के साथ साथ ये फिंगर लिंक्स में बदल जाते हैं, जिन्हें जीरा मछली के नाम से मतलब इनको जाना जाता है, जीरा मछली के नाम से इनको जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये नर्सिंग पॉन्ड होता है, और इस नर्सिंग पॉन्ड के अंतर्गत किसको रखा जाता है, इसके अंतर्गत फिर ये हैचिंग लिंक्स को रखा जाता है, जिसके द्वारा इनमें विशेष पोषण का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि यहाँ क्या होता है, जीरा जो मछलियाँ होती है, कभी अगर इसके अंतर्गत बड़ी अगर मछलियाँ होती है तो इनको क्या कर जाती है, नुकसान कर जाती है, लेकिन खा जाती है। तो ऐसी स्थिति में इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। फिर यही तो क्या करती है, उत्पादन क्षमता बढ़ाती है। जब इनको अगर पालन पोषण करेंगे तो ये क्या होगी, हल्की पुष्ट होगी, रोटी ताजा होगी, और फिर आगे जाकर मछलियों को बदल जाएगी। तो इस प्रकार से नर्सिंग पॉन्ड के अंतर्गत इनको हैचिंग लिंक्स होकर इनको ट्रांसफर किया जाता है, और पोषण का है जो विशेष ध्यान रखा जाता है। फिर आता है इसके बाद में चौथा जो पॉन्ड होता है वो है रियरिंग पॉन्ड। इस पॉन्ड को पालन पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, पालन तालाब के नाम से भी जाना जाता है। और इस तालाब के अंतर्गत जो फिंगर लिंक्स जो मछलियां होती है उनको समय समय पर तो पोषण दिया जाता है अच्छी मात्रा के अंतर्गत, साथ ही उनके स्वास्थ्य की भी क्या होती है, जानकारी होती है, चेक किया जाता है, और कोई अगर संक्रमण हो तालाब के अंतर्गत उसको भी क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। इसके अंतर्गत रियरिंग पॉन्ड के अंतर्गत। फिर रियरिंग पॉन्ड के अंतर्गत जब ये बड़ी हो जाती है मछलियां, फिर इनको किया जाता है वही 5 नंबर का जो पॉन्ड है वह है स्टॉकिंग पॉन्ड। अब स्टॉकिंग पॉन्ड के अंतर्गत इनको स्टोरेज किया जाता है, और स्टोरेज करने के साथ साथ अगर इन्हें आवश्यकता जैसे ही पड़ती है तो इनको क्या कर दिया जाता है, मार्केट होता है, उस मार्केट के अंतर्गत जो ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जैसे ही इनकी मतलब आवश्यकता होती है उस हिसाब से हम इनके मतलब विक्रय कर देते हैं। विक्रय करने के साथ साथ ही हम अच्छे से मतलब आमदनी है जो प्राप्त कर सकते हैं। नाम से स्पष्ट है, इसके अंतर्गत आपको केवल पॉइंट और नाम ध्यान रखने हैं, बाकी तो सब कुछ इसके नाम से ही आपको इसमें लिखना है, या कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद हम जैसे स्टॉकिंग हो जाता है तो इसके बाद में फिर हार्वेस्टिंग कर लो आप। नेक्स्ट जो अपना फिश कल्चर 5वां ये आ गया ना, मतलब तो 6 नंबर के अंतर्गत आप क्या कर लेंगे इसमें, अब आप कर सकते हैं इसमें हार्वेस्टिंग, यानी कि 4, 5, 6। हार्वेस्टिंग के अंतर्गत अब आप इसको क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंतर्गत है बेच सकते हैं, और बेचने से अच्छी है वो आमदनी है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मेथड होता है वो कंप्लीट होता है। अब मेथड के बाद में इसमें अगर पीसी कल्चर को आपको करना है तो पीसी कल्चर के अंतर्गत 2 प्रकार से यानी कि आप कर सकते हैं। एक होता है इसमें मेजर और एक होता है इंटीग्रेटेड, यानी कि एक तो एकीकृत कृषि, एकीकृत कृषि। अब इस एकीकृत कृषि के अंतर्गत क्या होता है, एक होता है इसके अंतर्गत मेजर कृषि। मेजर कृषि के अंतर्गत जो आप केवल मछलियों का ही क्या करते हो, पालन कर सकते हो, केवल मछलियों का ही क्या करोगे, पालन करोगे। जबकि जो एकीकृत कृषि है, इस एकीकृत कृषि के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, मछलियां तो पाल सकते हो, इसके साथ आप बतख भी पाल सकते हैं, सारस भी पाल सकते हैं, और जो झींगा है उस झींगे को भी मतलब आप पाल सकते हैं। तो इस प्रकार से मतलब आप एकीकृत कृषि, इंटीग्रेटेड एकीकृत कृषि के अंतर्गत अन्य जानवरों का भी कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वही पीसी कल्चर होता है, उस पीसी कल्चर के बारे में आप
लिखना है तो इस प्रकार से पीसी कल्चर है वो क्या होता है भाई, कंप्लीट होता है। तो एक बार अगर 1 मिनट के अंदर पूरे को याद करते हैं, सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा के बाद में हम ये आगे परिभाषा, परिभाषा के बाद में हम लिखेंगे इसमें लाभ, क्या लाभ है, फिर इसमें उपयोग आने वाले उपकरण, ये है उपकरण आगे, उपकरण के बाद में प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक है। इसमें कौन कौन सा है, टेम्परेचर, O2, pH और एक कौन सा है, न्यूट्रिशन, पोषण। जैसे इसके बाद में फिर आगे से 5वें नंबर पर मेथड यानी कि विधि आती है। विधि के अंतर्गत ब्रीडिंग पॉइंट, और ब्रीडिंग में भी 3 टाइप के, ड्राई पॉइंट होता है, वेट पॉइंट होता है और मोल्डन पॉइंट होता है। फिर इसके बाद में इसमें आता है विधि के मेथड के अंतर्गत पहला पॉइंट, दूसरा हैचिंग पॉइंट आता है, हैचिंग के बाद में इसमें तीसरा आता है नर्सिंग पॉइंट, और नर्सिंग के बाद में चौथा आता है इसमें रियरिंग पॉइंट, और रियरिंग के बाद में आता है इसमें स्टॉकिंग पॉइंट। फिर उसके बाद में हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद में भी दो आपको बताइए। तो इस प्रकार से आप पूरा पीसी कल्चर है तुरंत इंद्रियों पर याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पीसी कल्चर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।